हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग एडुसर्व के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11, 12, IIT जी और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग अभी बिहार बोर्ड के बच्चे जो क्लास 12 का एग्ज़ाम देंगे 2023 में, उनके बोर्ड के लिए हम लोग क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। और इस क्रैश कोर्स सीरीज में यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर चुका है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़रूरतमंद बच्चों को जो पैसा लगा के क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को भेजें ताकि वो लोग इस पढ़ाई को देख पाए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों। हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ तक बात कर चुके थे। अब हम लोग उस पर थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था, कोई दो चार्ज पार्टिकल अगर Q1 और Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच जो K Q1 Q2 बाई r²। ये आप जान गए थे। और K को हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और K का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो K का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गौर करेंगे इसको। और हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 9 × 10⁹। तो इसको मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूँ, 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब सवाल मैं थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट पर करूंगा। ठीक है, अच्छा, मैंने K का यूनिट भी बताया था आपको। K का जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम। ठीक है, एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अब फ्री स्पेस की जगह अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो उसको हम कहेंगे या तो एप्सिलॉन कहेंगे या तो एप्सिलॉन एम कहेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। और एप्सिलॉन एम, कहीं कहीं आपको एप्सिलॉन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं एप्सिलॉन एम। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल बच्चों थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ गलती हो गया, मैं इसको मिटा के चेक करता हूँ। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी, ठीक तो था, सॉरी सही था। एप्सिलॉन को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, एनी मीडियम। इस मीडियम में क्या क्या हो सकता है? वाटर, एयर, वाटर, ग्लास, कोई लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। इसको आप नोट करें, इसको आप नोट करें। चलिए, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी भी मीडियम में यह बताता है कि चार्ज को कितना परमिट किया जा सकता है, कितना अलाउ किया जा सकता है। तो उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है ये। ठीक है, ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या यूनिट और डायमेंशन होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा
इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। देखिए बच्चों, यूनिट और डायमेंशन का क्वेश्चन आपको कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, जिस चीज़ का यूनिट लिखना है आप उसके फॉर्मूला को लिखेंगे, और उसके फॉर्मूला को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जिस चीज़ का यूनिट लिखना है उसको एक तरफ ले जाएंगे, अब बाकी बाद वाले चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएंगे और सबका यूनिट लिखेंगे छोटे छोटे फंडामेंटल यूनिट में, उससे यूनिट पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग लिख रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट एंड डायमेंशन। तो सवाल ये पैदा होता है इसका यूनिट डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम एफ इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई 4। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले चार्ज का यूनिट लिख देता हूँ ताकि चार्ज का यूनिट आपको फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, डायमेंशन ऑफ चार्ज कर देता हूँ Q। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, तो चार्ज का देखिए, चार्ज का यूनिट डायमेंशन लिखने के लिए चार्ज किस फॉर्मूला में आता है ये देखना पड़ेगा। तो चार्ज आता है करंट के फॉर्मूला में, करंट बराबर होता है चार्ज बाई टाइम, करंट बराबर होता है चार्ज बाई टाइम। तो हमको चार्ज का अगर डायमेंशन या यूनिट कुछ भी लिखना है तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू I इंटू टी। क्लियर, Q इक्वल टू I इंटू टी। इस बात को समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये इसका यूनिट क्या लिखेंगे, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, यानी एस से डिनोट करेंगे, और इसका यूनिट होता है एम्पियर। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो यूनिट हो गया एम्पियर सेकेंड। क्लियर, तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, इज एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, एस को स्मॉल में लिखा जाता है, तो एम्पियर सेकेंड यूनिट हो गया। क्लियर, डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन लिखना है। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन लिखना है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम डायमेंशन के लिए आई यूज कर रहे हैं। आई कुछ जगह पे ए को भी यूज किया गया है। ठीक है, तो आई यूज करते हैं, तो आई, और सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी यूज करते हैं, टी। एम्पियर करंट के लिए करंट के डायमेंशन आई, और टाइम सेकंड का यानी टाइम का डायमेंशन टी, यानी आई टी। और इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। हाँ, इस ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है, इस सब पर पावर वन, तो ये भी पावर वन। इस ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, इतना आसान है। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आप इसको नोट कर ले, आप इसको नोट कर ले। अब इसी का उपयोग हम करेंगे एप्सिलॉन के यूनिट और डायमेंशन को लिखने में। आप इसको नोट कर ले बच्चों, अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी देखने में या सुनने में, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे कि सर आपकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो हम लोग उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एससी वर्मा का भी एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और ये बिहार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो ऐसा नहीं समझे कि एससी वर्मा में है तो बहुत भारी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं, क्योंकि एससी वर्मा में बहुत बेसिक क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन पर बात करेंगे तो हम लोग पता करेंगे एप्सिलॉन नॉट किस फॉर्मूले में आता है। तो एप्सिलॉन नॉट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले में, F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4
पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट या डायमेंशन लिखना है तो एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले जाइए, यानी एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले गए तो वहाँ क्या बचा, Q1 Q2 4 पाई F नीचे आ गया F आर स्क्वायर। ठीक है, अभी आप चार्ज का यूनिट निकाल ही चुके हैं, डायमेंशन निकाल चुके हैं, यूनिट होगा A इंटू एस, आप निकाल चुके हैं तो हम उसको लिख सकते हैं A इंटू एस। ठीक है, चार्ज का यूनिट हम A इंटू एस लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है कि कैसे निकाला गया है चार्ज का यूनिट A इंटू एस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके यूनिट के लिए यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा A इंटू एस, फिर ये A इंटू एस, दो ठो A इंटू एस है, तो A इंटू एस और A इंटू एस दो ठो हो गया। क्लियर, 4 पाई कांस्टेंट है, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, F फोर्स है उसका यूनिट होता है, आप डायरेक्ट यूनिट बोल दीजिएगा न्यूटन, लेकिन यहाँ पर हम लोग न्यूटन नहीं लिखेंगे, छोटे यूनिट में तोड़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे, केजी होता है, मास का यूनिट केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी मीटर सेकंड का पावर -2। तो हो गया फोर्स का यूनिट हो गया। आर क्या है, दूरी, दूरी का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि दूरी स्क्वायर में है यहाँ पर। क्लियर, समझ में आया। डायमेंशन IT याद रखिएगा, उसके डायमेंशन भी हम बाद में यूज करेंगे करंट का। चलिए बच्चों देखते जाइए, जहाँ दिक्कत हो पूछिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये यूनिट को हमको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर एस स्क्वायर बाई केजी मीटर क्यू एस का पावर -2, एस का पावर -2, ये एस का पावर -2 ऊपर जाएगा तो एस का पावर +4 हो जाएगा। तो हम पूरा यूनिट लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, केजी A स्क्वायर, सॉरी केजी पर -1 हो जाएगा, तो पहले A स्क्वायर को लिख देते हैं। ठीक है, A स्क्वायर, ठीक है, केजी पर पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि केजी ऊपर गया। A स्क्वायर केजी पर पावर -1, मीटर भी ऊपर गया तो मीटर पावर -3, मीटर पर पावर -3, एस ऊपर जाएगा तो एस का पावर +4 हो जाएगा, एस का पावर +4। कैसे +4 हुआ, यूपर +2 था, नीचे -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 2 + 2 पावर 4, यानी ये यूनिट हो गया किसका, यूनिट ऑफ चार्ज, नहीं एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया है, एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पहले चार्ज लिख रहे थे इसलिए गलती से लिखा गया। चलिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट वो होगा। अब हम डायमेंशन लिखना है, क्वेश्चन आपको आया हुआ है बोर्ड में, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशन को हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं, आप जानते ही हैं, ब्रैकेट में। अब ए की जगह लिखेंगे, ए क्या है, एम्पियर किसका है, करंट का, तो करंट के लिए डायमेंशन देंगे आई स्क्वायर। केजी किसका यूनिट है, मास का, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा एम। एम का पावर -1। उसके बाद क्या है, मीटर, डिस्टेंस क्या होगा, एल, लेंथ का पावर -3। उसके बाद क्या है, सेकेंड का पावर 4 है, यानी टाइम डायमेंशन होता है उसका, टी का पावर +4। तो डायमेंशन हो गया आई स्क्वायर m⁻⁻1, l का पावर -3 एंड t⁻+4। ये डायमेंशन हो गया, इस ब्रैकेट में आप लिखेंगे। क्लियर, तो आप यूनिट लिख लेंगे तो डायमेंशन बहुत आसानी से
लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मैंने दोनों लिखवा दिया। अब हम लोग आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे, इसको नोट कीजिए। पहले वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। उसका नाम है, मिटाते हैं इसको हम। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, उसका नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो था एप्सिलॉन, उसका रिलेटिव, यानी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा जो टॉपिक है, अब एक नया टॉपिक लिख रहे हैं हम लोग, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अगर कोई दो चार्ज है मेरे पास, अगर मेरे पास कोई दो चार्ज है Q1 और Q2 और इन दोनों को R डिस्टेंस पे रखा गया है, R डिस्टेंस पे, लेकिन याद रखें फ्री स्पेस में। अगर फ्री स्पेस में कोई दो चार्ज Q1 Q2 है जिसे R डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा आकर्षण या विकर्षण का, यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जीरो को हम लोग नॉट पढ़ते हैं ना, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी दो चार्ज को Q1 Q2 को सेम R दूरी पर किसी मीडियम में रख देते हैं, एनी मीडियम। यहाँ लिखता हूँ मैं एनी मीडियम, किसी मीडियम में। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, ये मीडियम आपको ग्लास हो सकता है, ये मीडियम कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो अगर सेम दो चार्ज Q1 Q2 को R दूरी यानी सेम दूरी पर किसी मीडियम में रख दे, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको Fn मतलब Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन m R स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन जो होता है मीडियम के साथ बदलता है। यहाँ फ्री स्पेस था तो एप्सिलॉन नॉट था, किसी मीडियम में एप्सिलॉन हो गया तो एप्सिलॉन m, यानी ये मीडियम वाला, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम वाला। ठीक है, यानी हर मीडियम के साथ ये बदलेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है वो परफेक्ट कांस्टेंट नहीं है, वह मीडियम के साथ बदल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम अगर रेशियो निकाल दे F0 बाई Fm का, तो हमको मिलेगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन m R स्क्वायर बाई Q1 Q2। गौर करेंगे बच्चों, ये Q1 Q2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और मैं कैंसिल कर रहा हूँ 4 पाई भी कैंसिल हुआ, R स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या रह गया, अपने पास बचा रह गया एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए जब हम कोई दो चार्ज को
किसी दूरी पर फ्री स्पेस में रखते हैं और सेम वही दो चार्ज को सेम दूरी पर किसी मीडियम में रखते हैं, तो उन दोनों फोर्स जो लग रहा होगा, उस दोनों फोर्स का जो रेशियो अनुपात निकालेंगे, उस फोर्स का जो रेशियो आएगा वो आएगा एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। गौर कीजिएगा यहीं पर एफ नॉट बाई एफ एम था, तो एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट आया, यानी m वाला ऊपर आया, नॉट वाला नीचे आया। इस सीक्वेंस को अगर याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन r, इसको कैपिटल K भी कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन r ही है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं K का उपयोग बहुत कम करता हूं क्योंकि K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के लिए भी लिखता हूं। हालांकि एक स्मॉल k है, कैपिटल K है, फिर भी कंफ्यूजन होने के चांसेस बन सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इसकी जगह एप्सिलॉन r का उपयोग करता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन मैं बता देता हूं एग्जाम में दोनों में से कुछ लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वेयर एप्सिलॉन r या ये k जो है इज नोन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, तो इसको ER को कहते हैं हम लोग रिलेटिव तुलना में, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इसी को कहा जा सकता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहीं पर यह हाइफन होगा भी, कहीं पे नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एप्सिलॉन r को हम कह सकते हैं हम लोग कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस बात को आप उतार लीजिए। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा, इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसका डेफिनेशन कैसे लिखूंगा, रेशियो, ये अनुपात है तो रेशियो ऑफ किसका है, फोर्स का अनुपात। किसके फोर्स का अनुपात, यानी जब चार्ज फ्री स्पेस में है उस समय में लगने वाला फोर्स से मीडियम वाला फोर्स, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between, ratio of electrostatic force between two charges placed some distance apart in free space, to the रेशियो के लिए 2 बोलते हैं, इतना बाई इतना को, इतना टू इतना बोलते हैं। तो मैंने पहले बोल दिया द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस टू force between same two charges, यानी चार्ज सेम है, सेम टू चार्जेस प्लेस्ड सेम। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा मिटाऊंगा।
इसको आप नोट कर चुके होंगे। बच्चों वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इधर की चीज़ों को नोट कीजिए। चलिए, तो हम लोग क्या बात किए, टू द टू फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट इन एनी मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में सेम दो चार्ज को सेम दूरी पर रखे हैं, ठीक है, तो वह फोर्स इन एनी मीडियम, ठीक है, इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है, इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या रेशियो, कोई दो चार्ज का जब फ्री स्पेस में फोर्स लग रहा होगा और सेम दो चार्ज सेम दूरी पर किसी मीडियम में फोर्स लग रहा होगा, ये दो फोर्स का जो रेशियो होगा उसी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। इसको हम फोर्स के टर्म में डिफाइन किए, इसको हम एप्सिलॉन के भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एप्सिलॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये बता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तब मैं इसको मिटाऊंगा फिर आगे लिखूंगा। बच्चों वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं। तो अच्छा, मैं बार बार कहता हूं, अगर वॉइस में या वीडियो क्वालिटी में कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। अब आप लोगों को समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि अब डेमो एडमिट कार्ड भी बच्चों का आ चुका है, तो आप लोग तैयारी पे लग जाइए। और ये क्रैश कोर्स का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाया है या ट्यूशन पढ़ने नहीं गया है या उसे सही ट्यूशन नहीं मिल पाया है, फिर भी वो अपने बोर्ड को ख़राब ना करे और फिजिक्स में अच्छा नंबर लेकर आए, ठीक है। चलिए मैं इसको फिर एक टर्म में डिफाइन करता हूं। एप्सिलॉन के टर्म में अब मैं इसको डिफाइन करूंगा, परिभाषित करूंगा, ठीक है। चलिए, इन द अनदर वर्ड्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन द अदर वर्ड्स, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में फिर ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल permittivity of any medium to the electrical permittivity of free space।
यानी हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम वाला बाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस वाला। तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज dielectric constant is known as dielectric constant or relative electrical और उसी को कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नोट कर लीजिए, या तो आप फोर्स के टर्म में डिफिनेशन लिखेंगे या तो आप एप्सिलॉन के टर्म में, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दोनों चलेगा। चलिए, इसमें एक वैल्यू याद रख सकते हैं आप, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, यानी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। ये आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो याद रखेंगे इस वैल्यू को, और ये एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू बन जाता है आपके लिए। ठीक है, हालांकि मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना होगा, 80। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि फोर्स का जो हम लोग फॉर्मूला लिखा है उसको वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर है और आगे हम लोग को वेक्टर के टर्म में प्रूफ करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक प्रूफ करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in terms of vector, in terms of vector, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर के टर्म में हम कैसे लिखेंगे। इसमें दो केस हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन, और जब आप फोर्स को डायरेक्शन देंगे तो यहाँ बताना पड़ेगा दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है अट्रैक्शन यानी खिंचाव, एक होता है रिपल्सन यानी फेंकाव, यानी खिंचाव और फेंकाव, यानी खींचना और फेंकना, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, तो आपको फेंकना को हिंदी में विकर्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे दोनों को। तो पहला केस लेते हैं, इसमें हम लोग केस वन, इफ Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दो चार्ज का प्रोडक्ट, दो चार्ज का गुणनफल जब 0 से बड़ा होगा यानी वह पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब वह पॉजिटिव होगा। तो जब दो चार्ज का गुणनफल 0 से बड़ा होगा, जब दो चार्ज का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से बड़ा जो नंबर होता है वो प्लस होता है, पॉजिटिव। और कोई दो चीज का गुणनफल या प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों या तो प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। यानी यहां से पता चल गया दोनों चार्ज या तो प्लस है या तो माइनस है।
यानी सेम चार्ज है। यानी क्या है, ये बात हो रही है सेम चार्ज की। तो ये क्या है, सेम चार्ज। और जब सेम चार्ज होता है तब विकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। एक तरह के व्यवहार का आदमी में कभी आकर्षण नहीं होता है, विकर्षण होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो विकर्षण होता है सेम चार्ज, यानी ये रिपल्सन का केस है, ये केस ऑफ रिपल्सन, यानी ये रिपल्सन का केस है, रिपल्सन होगा यहां पर। ठीक है, अब चलिए कोई दो चार्ज को लेता हूं मैं, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी लेता हूं मैं R। एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी मैं लेता हूं R। अब जब ये रिपल्सन होगा, यानी इस पे ऐसे होगा, रिपल्सन होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे रिपल्सन होता है, ऐसे, यानी इस पे फोर्स इस तरफ, इस पे फोर्स इस तरफ। तो मैं इसको लिख रहा हूं, इस पे फोर्स इस तरफ, इस पे फोर्स इस तरफ। इसी को समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए फोर्स किस पे लग रहा है, दो वाले चार्ज पर, तो मैं लिखूंगा F2, जिस पे लग रहा है उसका चिन्ह को पहले। तो अगर फोर्स दो वाले चार्ज पे लग रहा है तो F2 लिखूंगा और 1 लिखूंगा, क्योंकि ये फोर्स एक के द्वारा लग रहा है, यानी फोर्स दो पर लग रहा है लेकिन एक के द्वारा, इसलिए मैंने लिखा F21। मैंने क्या लिखा, फोर्स दो पर एक के द्वारा, इसलिए लिखा F21। और यहां पर ध्यान दीजिए फोर्स किस पे लग रहा है, एक पर, फोर्स एक पर लग रहा है, तो इसलिए F1 लिखा पहले। और किसके द्वारा लग रहा है, दो के द्वारा, तो एक पर दो के द्वारा F12। क्लियर, F12 क्लियर। चलिए अब इसको मैं यहां लिख देता हूं। अब से आगे वही करेंगे, जिस पर लगेगा पहले उसका चिन्ह, जिसके द्वारा लगेगा उसके बाद वाले का चिन्ह। अब चलिए मैं इसको लिख देता हूं, लेट, मतलब माना कि F12 इजकल टू, ये वेक्टर F है, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर साइन होना चाहिए। F12 इजकल टू होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यानी अब F की जगह E भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो पहला रहेगा यानी उस पर लग रहा है वह चीज, दूसरा जो रहेगा उसके द्वारा लग रहा है। ये फोर्स है, इंटेंसिटी होता है तो E12 लिखते हैं, यानी इंटेंसिटी एक पर दो के द्वारा, यानी पहला जो चिन्ह होगा उस पर लग रहा है दूसरे वाले के द्वारा। ठीक है, अब उसी आधार पर मैं मान के चल रहा हूं F21 क्या होगा, फोर्स ऑन Q2, क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। चलिए ये दोनों हो गया। अब फोर्स को तो हम दिखा दिए, दूरी को भी हमको डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो हम लिखेंगे R को R12। R12 का मतलब देखिए, फोर्स में मैंने क्या लिखा, जिस पर लग रहा है उसका चिन्ह, जिसके द्वारा लग रहा है उसके बाद में उसका चिन्ह। लेकिन दूरी दूसरे तरह से होगा, जहां से जहां जाएंगे। अगर हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ, तो हम लिखेंगे R12। ठीक है, यानी पहला वो होगा जहां पे हैं और दूसरा जहां जा रहे हैं। R12 का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 टू Q2। उसी आधार पे हम लिख सकते हैं R21 इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1। चलिए R21 का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1, यानी 2 से 1 की तरफ। लेकिन इसका मतलब हुआ 2 पर 1 के द्वारा। इसको बात समझिएगा, सिर्फ डिस्टेंस में ही सही होगा कि जहां से जहां तक जा रहे हैं, यानी 1 से 2 में जा रहे तो R12, 2 से 1 में जा रहे तो 2 से 21। क्लियर, इसको आप नोट करें, फिर मैं उधर प्रूफ करूंगा। चलिए अब मैं यहां लिख रहा हूं, F12 को यूज कर रहा हूं। नाउ यूजिंग कूलम्स लॉ,
अब मैं कूलम्स लॉ को उपयोग कर रहा हूं। तो जब मैं कूलम्स लॉ को उपयोग करूंगा तो कूलम साहब ने कहा है F12 इक्वल टू होगा F12, यानी फोर्स बराबर हो जाता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए Q1 Q2 मैंने लिखा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा Q के लिए। अब सवाल होता है ये स्केलर है, ये स्केलर है, लेकिन हमको दाहिना साइड यानी राइट हैंड साइड को वेक्टर बनाना है, यानी दिशा देना है, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर साइन है, दिशा है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें सिर्फ R बचता है जिसके पास दिशा हो सकता है। तो R को हम क्या लिखेंगे, देखिए फोर्स जो है 1-2, फोर्स 1-2 इधर है, यानी 1 पर 2 के द्वारा। तो ये फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है फोर्स, ध्यान दीजिए ऐसे लग रहा है, यानी 2 से 1 की तरफ लग रहा है। तो R का दिशा होना चाहिए 2 से 1, तो 2 से 1 वाला ये है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम R21, वेक्टर साइन दे देंगे। अब कूलम साहब ने यहां वैल्यू लिखा है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर का मॉड ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा मॉड, और उसका स्क्वायर कर दिया, यानी कूलम साहब के हिसाब से नियम सही हो गया। लेकिन अभी भी मैथमेटिक्स के हिसाब से सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इधर वेक्टर है, इधर अभी भी स्केलर हो गया, क्योंकि वेक्टर पे जब आप मॉड लगा देते हैं तो वो स्केलर हो जाता है। तो हमको दिशा अभी तक नहीं मिला, तो कैसे दिशा दे, कोई वेक्टर दे तो समस्या ये हो रहा है वो अपना वैल्यू लेके चले आएगा, तो ये वैल्यू बिगाड़ देगा, तो हमको वैल्यू भी नहीं बिगाड़ना है। तो आपके पास एक ही वेक्टर है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका वैल्यू 1 होता है और उसका दिशा होता है, तो हमें दिशा मिल जाएगा। यूनिट वैल्यू 1 होने से क्या होता है, वैल्यू गुना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 गुना करके कोई फर्क नहीं कर पाता है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे इसी दिशा का यहां पर, यानी R21 का कैप, R21 का कैप, यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाया जाता है। तो चलिए अब हो गया, कंप्लीट वेक्टर बन गया। अब इसको थोड़ा सा और संवार सकते हैं हम लोग, कैसे, पहले इधर वाले को नोट कर लीजिए, इसको मिटाऊंगा मैं, और ये चिन्ह परिपाटी अब आगे हम हर जगह काम आएगा, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। इसको बार बार मैं लिखूंगा नहीं हर जगह पे, इसको मान के चलेंगे हम लोग। वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। जो भी बच्चे इसमें क्रैश कोर्स कर रहे हैं वो जाकर जल्दी से स्ट्रिंग एडुसर्व का क्या कहते हैं ऐप को डाउनलोड कीजिए। जाइए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से हमारे कोचिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है स्ट्रिंग एडुसर्व। स्ट्रिंग एडुसर्व कोचिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको टेस्ट मिलेगा। जैसे आप लोग ऐप को डाउनलोड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर है 9934063739। मेरा नंबर है 9934063739। जैसे आप हमारे कोचिंग के ऐप को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल में, क्या, स्ट्रिंग एडुसर्व, ऐप का नाम होगा STRING, स्ट्रिंग एडुसर्व, EDUSERV, ठीक है। स्ट्रिंग एडुसर्व ऐप को डाउनलोड कीजिए। जैसे डाउनलोड कीजिएगा उसके बाद आप अपना डिटेल वगैरह उसमें भरेंगे और ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे और बताएंगे कि सर हम 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, आपके क्रैश कोर्स को हम लोग देख रहे हैं और मुझे एग्ज़ाम देना है, ताकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड में जैसे आएगा एग्ज़ाम उस तरह से एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आप इस ऐप में जैसे डाउनलोड करके मुझे मैसेज करेंगे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिलेगा और आप लोग उसको अपीयर करेंगे, कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम से पहले कई बार एग्ज़ाम देकर अपने आप को तैयार कर लेंगे, ताकि उसमें कोई दिक्कत होगी तो फिर से आप उसको ठीक कर पाएंगे। तो आप लोग जाइए, ये आप लोगों के लिए फ्री सर्विस है। हमारे कोचिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए स्ट्रिंग एडुसर्व गूगल प्ले स्टोर से, और मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि सर मैं क्रैश कोर्स बैच का स्टूडेंट हूँ, यूट्यूब से देख रहा हूँ। यूट्यूब क्रैश कोर्स लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, किस स्कूल से, ये सब लिखिएगा, और उसके बाद जाकर आप हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए बताइए, तो मैं आपको वो टेस्ट एक्टिवेट कर दूंगा आपके लिए और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। आपको उसका रिजल्ट भी बताया जाएगा, पता चलेगा, उससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। चलिए मिटाता हूं मैं इसको।
चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मैंने यूनिट वेक्टर तो डाल दिया, लेकिन अब भी बहुत अच्छी तरह से वेक्टर को मैं नहीं लिख पाया। तो मैं क्या करूँगा, अब F12 इक्वल टू, फिर लिखूँगा, ध्यान दीजिएगा उसी को लिख रहा हूँ, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 जो यहाँ पर वेक्टर है का स्क्वायर, उसको हम क्या करेंगे, R21 का कैप जो है यहाँ पे R21 के मैग्नीट्यूड से गुना भाग कर देंगे, R21 के मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, गुना भाग करेंगे, यानी सेम वेक्टर का मॉड से गुना भाग करेंगे। क्यों, उससे क्या होगा, हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मॉड इंटू ए कैप। तो अगर हमको ये कैप मिला हुआ है, इसी का अगर वेक्टर मॉड में मिल जाएगा तो हम उसको पूरा वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब F12 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का Q 2 पावर 1 पावर Q, और ये दोनों को मिला दूंगा तो वेक्टर 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। चलिए चलिए वेक्टर फॉर्म मैंने F12 को लिख दिया। अब हम लोग F21 को लिखेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी आधार पे F21 लिखेंगे, तो हम लिख देंगे सिमिलरली। ठीक है, अब इतना फिर से नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे सीधे सिमिलरली। वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कीजिए, वरना रुक रुक के लिखिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। वीडियो को रोक कर लिखिए, मैं नहीं रुक रहा हूँ। सिमिलरली, सिमिलरली का साइन ये है, सिमिलरली F12 मैंने लिखा था, अब F21 क्या हो जाएगा, के की जगह Q1 Q2 और के जगह लिख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए F21 का दिशा किधर है, इधर है, 1 से 2 की तरफ, तो हम लिखेंगे R12 यानी 1 से 2 का ये वेक्टर का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और R12 का कैप। और दूसरे लाइन में मैं फिर से लिख सकता हूँ Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का पावर 3 और R12 का वेक्टर, जैसे अभी किया था। ये पावर 2 होगा तो कैप वाला होगा, पावर 3 हो जाएगा तो पूरा वेक्टर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आपका ये टॉपिक का केस 1 खत्म हो गया। अब हम इसका केस 2 करेंगे। केस 2 मतलब Q1 Q2 लेस देन 0, यानी वो एट्रैक्शन का केस हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग केस 2 को लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग केस 2 जो लिखेंगे, केस 2 जो हो जाएगा एट्रैक्शन का केस हो जाएगा, तो हम लोग लिख रहे हैं इसको। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो चुका है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है इन दोनों का गुणनफल या इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा होना, यानी नेगेटिव होना, यानी नेगेटिव होना, नेगेटिव होना। ये कब होगा, जब एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, यानी दो ऑपोजिट चार्ज, यानी ये दोनों क्या है, ऑपोजिट चार्ज है। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज है, यानी ये अट्रैक्शन का केस है, यानी केस जो है अट्रैक्शन का केस है, यानी आकर्षण का केस है। और ये केस क्या है, केस 2 है, केस 1 नहीं है, केस 2, केस 2 में। चलिए, तो मैं यहां लिखता हूं दो चार्ज Q1 Q2, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी वही R। अब ये आकर्षण का केस है तो ये ऐसे खिंचाएगा, ये ऐसे खिंचाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, Q1 वाले पे फोर्स इस तरफ लग रहा है और Q2 वाले पे फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं
F12। अब बोलिए कि आप पहले तो सर F12 इधर लिखे थे। देखिए F12 इधर या उधर के लिए नहीं होता है, किस पे लग रहा है, ये एक पे लग रहा है इसलिए एक, दो के द्वारा लग रहा है इसलिए टू, यानी जिस पे लग रहा है उसका नाम पहले, फिर जिसके द्वारा लग रहा है उसका नाम बाद में। यानी F12 माने फोर्स एक पर लग रहा है दो के द्वारा, इसको लिखेंगे F21, यानी दो पर फोर्स एक के द्वारा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग कूलम्स लॉ, नाउ यूजिंग कूलम्स लॉ हमें क्या प्राप्त होगा, वी हैव, ठीक है, F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए F12 एक पर दो के द्वारा, फोर्स किधर है, ऐसे है, यानी एक से दो की तरफ है, तो R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर और R12 का कैप। इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का Q और R12 वेक्टर। गौर कीजिए, कैप जब लिख रहा हूं तब डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, और जब पूरा वेक्टर ऊपर लिख रहा हूं तब नीचे Q है। R12 कैसे पता चला, क्योंकि फोर्स इस तरफ है, एक से दो की तरफ है। इसी आधार पर सिमिलरली F21 जब मैं निकालूंगा तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिशा किधर है, F21 का इधर है, यानी दो से एक की तरफ, तो दो से एक की तरफ का स्क्वायर और R21 का कैप। ठीक है, चलिए Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का Q और R21 का वेक्टर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, पिछले के आधार पर ही मैंने इसको लिखा है। अब ये दिशा हमेशा काम आएगा आपको, इसलिए अब इसको बड़ा ध्यान से, इसको अब याद करेंगे, आप थोड़ा सा देखेंगे, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से एक बार याद करेंगे और पूछ सकते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे, जैसे आप लोग पहले इस बैच में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को देखिए, और सारे बच्चे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, मैसेज कीजिए, तो मैं उन लोगों को यूट्यूब में लाइव क्लास भी दे दूंगा। अगर उनको फिर से बहुत सारे डाउट होंगे तो यूट्यूब पे वो लोग लाइव क्लास भी हमसे ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए जिनको फिजिक्स में दिक्कत है और जिनको क्रैश कोर्स की आवश्यकता है। बिना मूल्य के अच्छी पढ़ाई, बिना मूल्य का मतलब ऐसा नहीं कि पैसा नहीं हो रहा है, खराब पढ़ाई नहीं, बेस्ट पढ़ाई एट नो कॉस्ट। ठीक है, चलिए चलिए मैं इसको अब मिटाऊं। मैं अब एक अगला टॉपिक करने जा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहा हूं। ये तो मैंने क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अब मैं करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ध्यान दीजिए, वेक्टर बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से एक वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, आप 11th में पढ़े होंगे। एक वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन बताता है। ठीक है, तो उस वेक्टर का उपयोग खूब होता है 12th में, पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर का मैंने किया था, तो पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर, तो मैंने अब इसी फोर्स को पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चाहे कोई लोग कूलम्बिक फोर्स भी लिखेगा, एक ही बात है।
force in terms of पोजीशन वेक्टर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर के टर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर क्या है पहले इसको आप समझ लीजिए। पोजीशन किसी चीज का आप कब बताते हैं, किस चीज का बताते हैं? आप सिर्फ पोजीशन पॉइंट का बताते हैं और किसी चीज का नहीं बताते हैं। आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स को गौर से देखेंगे तो आप पोजीशन जो बताते हैं हमेशा पॉइंट का बताते हैं। अब बोलिए सर कैसे, हम तो बहुत चीज का पोजीशन बता सकते हैं। नहीं, आप जब भी पोजीशन बताते हैं वो पॉइंट का ही होता है, और जब किसी बड़े चीज का पोजीशन बता रहे होते हैं तो उसको उस समय पॉइंट मान लेते हैं। जैसे जब किसी घर का पोजीशन बता रहे हैं, घर को आप पॉइंट मान रहे हैं। जब आप अर्थ का प्लान पोजीशन बता रहे हैं, अर्थ को एक पॉइंट मान रहे हैं। यानी जब भी आप किसी चीज का पोजीशन बताते हैं उसको आप पॉइंट मान लेते हैं। और पॉइंट का पोजीशन करना आप सीखे होंगे क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसको बोलते हैं हिंदी में कार्तीय नियामक पद्धति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप सीखे होंगे कि पॉइंट का पोजीशन कैसे लिखते हैं एक्स वाई के टर्म में। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट का पोजीशन लिखना है, मान लीजिए ये एक एक्स वाई है, एक पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसका पोजीशन लिखना है। ठीक है, वेक्टर के टर्म में, तो वेक्टर के टर्म में इसका जो पोजीशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन से लेके हम ये लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोजीशन अगर कोई वेक्टर बताएगा तो उस वेक्टर को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी पॉइंट का पोजीशन अगर कोई वेक्टर बताएगा, अब सवाल पैदा होता है कि कहां से बताएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, कहां से बताएगा? आप कहीं से ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग लेते हैं ओरिजिन से। जनरली हम लोग अपना रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को लेते हैं। यानी अगर किसी पॉइंट का पोजीशन आप ओरिजिन यानी मूल बिंदु से बता रहे हैं, अगर किसी पॉइंट का पोजीशन आप मूल बिंदु से बता रहे हैं वेक्टर के टर्म में, तो उस वेक्टर को उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। तो ये वेक्टर का नाम दे देते हैं, हम मान लेते हैं वेक्टर आर। तो इस वेक्टर को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। याद रखिएगा, ये पॉइंट को पोजीशन वेक्टर नहीं बोल रहे हैं, इस पॉइंट का पोजीशन ये वेक्टर दिखा रहा है, इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, इस पॉइंट का। इसका हमेशा तीर का निशान पॉइंट की तरफ रहेगा जिसका पोजीशन बताएगा। पोजीशन वेक्टर का एरो हमेशा उस पॉइंट की तरफ होगा। पोजीशन वेक्टर का एरो हमेशा उस पॉइंट की तरफ होगा जिस पॉइंट का पोजीशन बताया जा रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटाता हूं। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखिएगा, तो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, एक में प्लस Q1 और एक में प्लस Q2, 2 चार्ज ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने ऐसे मिला दिया। इसका पोजीशन वेक्टर R1 लिखता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर R2 लिख दिया मैंने, ये ओरिजिन। अब ध्यान दीजिए, दोनों अब हम लोग जो भी प्रूफ करेंगे सब दोनों को सेम चार्ज लेके, वो भी प्लस प्लस लेके। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दोनों प्लस प्लस है तो दोनों में क्या होगा? विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण ये दोनों ऐसे फेंकाएगा, यानी इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा और इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा। ये गौर करने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए, इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है तो हम अब दोनों पर एक साथ फोर्स नहीं दिखाएंगे, किसी एक पर दिखा रहे हैं। इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, तो जिस पर लग रहा है फोर्स उसको लिखते हैं पहले आप F2, और जिसके द्वारा लग रहा है 1, F21, यानी 2 पर 1 के द्वारा फोर्स। अब दिशा के दूरी को कैसे देते हैं वेक्टर में? आप इससे इधर की तरफ गया है तो 1 से 2, 1 से 2 की तरफ गया है ये फोर्स, तो R12 इस वेक्टर को लिखेंगे। क्लियर? R12 ये वेक्टर हो गया। अब इस पॉइंट का भी नाम लिख दीजिए, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B लिख देते हैं। ठीक है,
चलिए, हो गया। अब इस यानी कोई दो चार्ज किसी दो पॉइंट पर है, उसका कुछ पोजीशन वेक्टर है r1 r2, उस किसी एक पे फोर्स लग रहा है जैसे F21 लगा और वह दिशा भी मैं बता दिया। ठीक है, इसको लिखिए। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखिएगा वो भी मैं लिख रहा हूं। लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस, let us consider 2 point charges plus q1 and plus q2 at points A and B। A और B पॉइंट पर दो चार्ज है, एट पॉइंट्स A एंड B, जिसका चार्ज है प्लस Q1 एंड प्लस Q2। ए और बी पॉइंट पर दो चार्ज है जिसका चार्ज क्या है, प्लस Q1 और प्लस Q2। ठीक है, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1 and R2, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2, मतलब जो मैंने यहां लिखा है उसको लिख दिया कि कोई दो चार्ज है प्लस Q1 एंड प्लस Q2 है, कहां पर A और B पॉइंट पर है, जिसका पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है। ठीक है, कहां पर है वो भी लिखिए। इन ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जहां पर ओ आपका क्या है, ओरिजिन है। लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ओ बी द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब वही कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन क्या है, मान लेते हैं ओ ओरिजिन है। क्लियर? ठीक है, चलिए, लेट ओ बी द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम। अब ध्यान दीजिए, हमको फोर्स निकालना है। नाउ यूजिंग कूलम्स लॉ, we have now using Coulomb's law we have, अब हम लोग Coulomb's law को यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा। F21 निकालना है मुझे, तो F21 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स किधर है, 1 से 2 की तरफ। तो R12 का वेक्टर का Q लिखूंगा मैं और R12 का वेक्टर, ये हो गया 1 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करूंगा। ठीक है, नाउ कलर मैं चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। नाउ इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर OB। वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं किया, यहां पर एरो नहीं दिया, इसका एरो इस तरफ, इसका एरो इस तरफ। वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB बराबर वेक्टर OB होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो यहां से वेक्टर AB बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर AB बराबर हो जाएगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। और वेक्टर AB क्या है, वेक्टर AB है R12। तो मैं लिख दूंगा R12 का वेक्टर
इज इक्वल टू ओ बी क्या है, R2 है वेक्टर माइनस R1। यानी वेक्टर R12 इज इक्वल टू हो गया वेक्टर R2 माइनस R1। इसको यहां पर मैं डालूंगा, इसको नोट करें, ठीक है, इसको नोट कीजिए। बच्चों इसको नोट कीजिए। बच्चों इसको नोट करें। चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ इसका हिस्सा मिटा देता हूं। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं अब क्या लिखूंगा, ये इसको 2 कर देते हैं। हाँ, 1 पर 2 का वैल्यू रखने पर, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, 1 और 2 से क्या कर सकते हैं हम, लिखेंगे F21 इज इक्वल टू वेक्टर F21 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का वैल्यू यहां से लिख सकते हैं R2 माइनस R1। तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का Q, और यहां पे लिखा मैंने वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। नोट करें बच्चों, ठीक है। ये हुआ, पहले क्या लिखा था हमने, फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, अभी लिखा फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। आगे हम लोग सब पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे, कोई वेक्टर में नहीं लिखेंगे, सिंपली पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे। तो अब ये फॉर्म याद रहना चाहिए आपको। इसी आधार पर जब हम F21 निकाले तो F12 भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं, सिमिलरली F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F12, यानी 1 पर फोर्स 2 के द्वारा जो इधर होगा, इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फोर्स इधर होगा तो ये होगा 2 से 1 की तरफ। तो ये पोजीशन वेक्टर पलट जाएगा, तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2 का Q, और यहां पे लिखेंगे R1 माइनस R2। ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, सोच रहे हैं इसको कैसे याद करें। देखिए फोर्स 2 पर था तो पहले 2 का पोजीशन वेक्टर आया माइनस 1 का, ये फोर्स 1 पर था तो इसलिए 1 का पोजीशन वेक्टर माइनस 2 का पोजीशन वेक्टर। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जिस पर फोर्स होगा या जिस पर इंटेंसिटी होगा, पहले उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, माइनस देकर दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, ये एक टेक्निक याद रख सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको समझने के लिए बोलिए, आप लोग से अगर पूछा जाए आपका एरिया कहाँ है, तो आप कहेंगे मेरे एरिया में आओ हम बता देंगे, मेरे एरिया में आओ हम बता देंगे। इसका मतलब क्या है, आपके आसपास का जगह आपका एरिया है, आपके घर के आसपास का जगह जो होगा वो आपका एरिया है, जहां पर आपका प्रभाव है, तभी तो आप कहते हैं मेरे एरिया में आओ हम तो बता देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके आसपास का एरिया है वहां पर जरूर आपका प्रभाव है, आपको लोग पहचानता है, जिससे आप दूसरे को डरा सकते हैं
या दूसरे का भलाई कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बता देंगे का मतलब सिर्फ डराना नहीं हो सकता है, अब उसका भलाई करना हो सकता है या कुछ भी। यानी बोलने का मतलब है एक क्षेत्र है, एक जगह है जहां पर आपका प्रभाव होगा, और वो कहां होगा? जहां आप रहते हैं। उसी तरह से दुनिया में हर चीज का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है। दुनिया में हर चीज का एक मास का भी होता है प्रभाव क्षेत्र, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। एक चार्ज का भी होता है प्रभाव क्षेत्र, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मैग्नेट का भी होता है प्रभाव क्षेत्र, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी हर चीज का होता है, उस तरह आपका भी एक प्रभाव क्षेत्र होता है। मेरे एरिया में आओ, यानी मेरे एरिया वाली बात है। चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगला जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मेरे एरिया में आओ वाली बात है। यानी चार्ज कहता है मेरे एरिया में आओ, हम बता देंगे। ठीक है, मेरे जगह में आओ, मेरे आसपास आओ, हम बता देंगे। तो चार्ज कहता है मेरे आसपास आओ, हम बता देंगे। इसका मतलब क्या है? चार्ज क्या बताएगा? चार्ज फोर्स लगा सकता है, या तो खींच सकता है, या तो फेंक सकता है, या तो अट्रैक्शन कर सकता है, या तो रिपल्सन कर सकता है। ठीक है, यानी या तो आकर्षण कर सकता है या तो विकर्षण कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एक चार्ज के चारों तरफ का वह जगह, एक चार्ज के चारों तरफ का वह जगह जहां तक वह चार्ज किसी दूसरे चार्ज को या तो खींच सकता है या तो फेंक सकता है। ठीक है, जैसे वो चार्जर को ना फोर्स लगाएगा, दूसरे चीज को नहीं ना लगाएगा। ठीक है, तो इंसान किसको बताएगा एरिया? दूसरे इंसान को बताएगा, जानवर को तो ही ना बताएगा। उसी तरह चार्ज को बताएगा। ठीक है, यानी एक चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया, एक चार्ज के चारों तरफ का वह जगह जहां पर वह किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्शन कर सकता है या तो रिपल्सन कर सकता है, यानी कोई फोर्स लगा सकता है, उस जगह को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखिए द स्पेस और जोन अराउंड, द स्पेस और जोन, हाँ स्पेस का मतलब जगह, जोन का भी क्षेत्र, द स्पेस और जोन अराउंड एनी चार्ज, किसी चार्ज के चारों तरफ, द स्पेस और जोन अराउंड एनी चार्ज अप टू वेयर द स्पेस और जोन अराउंड एनी चार्ज अप टू वेयर it can attract or repel, it can attract or repel any other charge, is known as electric field of the given charge, is known as यानी ध्यान दीजिएगा, द स्पेस और जोन अराउंड एनी चार्ज, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह जगह, वह स्पेस, यह क्षेत्र जहां तक अप टू वेयर, जहां तक वह किसी दूसरे चार्ज को या तो खींच सकता है या तो फेंक सकता है। तो चलिए मैं एक चार्ज लेता हूं, चार्ज क्यू ले लिया। ठीक है, चार्ज क्यू नॉट ले लेता हूं। चलिए चार्ज क्यू नॉट ले लिया। अब ये चार्ज क्यू नॉट के चारों तरफ का एक जगह बना देता हूं। मान लेते हैं ये चार्ज क्यू नॉट के चारों तरफ का एक जगह है जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज को या तो खींच सकता है या तो फेंक सकता है। यहां पर एक चार्ज हम ले लेते हैं क्यू। तो इस क्यू पर यह क्यू नॉट मान लेते हैं फेंकने का फोर्स लगा रहा है, यानी विकर्षण वाला एफ। ठीक है, यह क्यू नॉट क्यू पर फेंकने का फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं आकर्षण भी लग सकता है, फेंकने वाला एफ। ठीक है, तो ये अपने क्षेत्र में इसको फोर्स लगा पा रहा है, तो यह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है अपने चारों तरफ, लेकिन अभी हम एक चार्ज का अध्ययन कर रहे हैं, यानी एक साथ अब दो चार्ज का नहीं अध्ययन कर पाएंगे। तो मैं इसको कर रहा हूं क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट के चारों तरफ का यह जगह जहां पर कोई दूसरा चार्ज क्यू आ गया,
दोनों को रुकिए प्लस ले लेता हूँ, इसको भी प्लस इसको भी प्लस, तभी तो विकर्षण हुआ। यानी इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे चार्ज Q को ले लिया तो इसको फेंकने लगा, तो यह क्षेत्र को इसका कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह क्षेत्र इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जब वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, किसी चार्ज अपने चारों तरफ वह जगह जहां तक दूसरे चार्ज को फोर्स लगा सकता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उससे जुड़े हुए प्रूफ, उससे कुछ क्वेश्चन हो सकता है डाइपोल पे चले जाए, चार्ज डेंसिटी पे चले जाए। वीडियो बहुत बड़ा ना करने के लिए इसलिए हम लोग इसको यहीं तक रोक रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को गौर से देखेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके दिक्कत का समाधान कर पाऊं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं समाधान हो पाए, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मैं भगवान हूं, मैं समाधान कर ही दूंगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा कि आपका बेस्ट से बेस्ट समाधान हो, और आप हमको जैसे कम्युनिकेट करेंगे बताइएगा तो ज़्यादा समाधान दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को मेरा नंबर पता है 9934063739, ये नंबर पता है। आप इस पर व्हाट्सएप करके बता देंगे कि आप यूट्यूब से इस सीरीज को देख रहे हैं क्रैश कोर्स वाले, और आप हम लोग के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग एजुसर्व। स्ट्रिंग एजुसर्व गूगल प्ले से जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट भी दीजिए ताकि आपका परीक्षा बहुत अच्छा हो जाए और बिहार में टॉप कीजिए फिजिक्स पर। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।